Welcome class 8th in today's class. Students, as you know, this is our last activity chapter of term 1, human resources, and in our previous class we have discussed about factors responsible for unequal distribution of population. है ना, हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से फिजिकल फैक्टर और नॉन फिजिकल फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में पाया जाता है ना. एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन की डेंसिटी के बारे में. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक जो भी लैंड का एक यूनिट हम ले लेते हैं, ठीक है, चाहे वो हम स्क्वायर किलोमीटर में ले लें, चाहे वो हम किलोमीटर्स में ले लें, और उस पूरे एरिया में, उस लैंड एरिया के अंदर, उस यूनिट में पाए जाने वाली जो भी पॉपुलेशन होगी, है ना, जो भी अमाउंट ऑफ पीपल होगा, नंबर ऑफ पीपल होगा, उनको ही हम उस एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, है ना. जो भी लोग रह रहे हैं, जितने भी संख्या में, जितने भी नंबर्स पे लोग हैं, वो ही उस एरिया के की लैंड डेंसिटी कहलाएंगे, है ना, पॉपुलेशन की डेंसिटी कहलाएंगे. ठीक है. अब पॉपुलेशन की डेंसिटी को 3 टाइप से और डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़, सेकंड इज़ मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़, एंड थर्ड इज़ थिनली पॉपुलेटेड एरियाज़. ओके. तो टुडे वी विल डिस्कस ऑल अबाउट all 3 categories of population. Okay, so let's start. तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज़ में पॉपुलेशन को डिवाइड किया है, जिसमें से पहले हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ को समझेंगे. डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन पाए जाते हैं. अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऐसे एरियाज़, ऐसे रीजन्स, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हमको मिलेगा ह्यूमंस के लिए, वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहेंगे, वहीं पर ज़्यादा अधिक डेंसिटी में भी पॉपुलेशन पाई जाएगी, है ना. यानी वो एरियाज़ जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होगा, जहाँ पर फर्टाइल रिवर वैलीज़ होंगे, जहाँ पर प्लेन होगा, है ना, एडिक्वेट एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होगा, जहाँ पर वाटर का अमाउंट भी अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छे से हो सकें, है ना. इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर खोली जा सके ताकि लोगों को वहाँ पर जॉब्स मिल सके, एम्प्लॉयड हो सके, अर्निंग के सोर्सेज भी मिल सके. ठीक. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इनवाइट करते हैं पॉपुलेशन को, है ना. जिसमें अगर हम एग्जांपल देख लें वर्ल्ड का, तो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल वर्क्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी यहाँ पर लैंड, सॉइल, वाटर जैसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, है ना. क्लाइमेट भी अच्छा है, जिसके वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ की वजह से भी पॉपुलेशन अधिक देखने को मिलता है. डेंसिटी में पाया जाता है पॉपुलेशन ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होते हैं, है ना. जैसे वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, ये ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क की वजह से या इंडस्ट्रीज़ की वजह से अधिक अमाउंट में, यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी पाई जाती है. ठीक है. तो these areas are densely populated due to rich mineral resources, development of industries, and best suitable climate for living. सेकेंड टाइप इज़ मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़. ऐसे एरियाज़ जहाँ पर मीडियम अमाउंट में पॉपुलेशन देखने को मिलता है. ठीक है. तो मेनली ये वो प्लेसेस होते हैं जो कि हमारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ के बीच के एरियाज़ होते हैं. ठीक है. अब इन एरियाज़ में भी कुछ चीज़ें तो रहती ही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे अमाउंट में पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है ना. तो ड्यू टू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर मॉडरेट अमाउंट में पॉपुलेशन पाई जाती है. सम एग्जाम्पल्स आर यूक्रेन, साउदर्न रसिया, सेंट्रल यूएसए, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना एंड सेंट्रल चाइना. ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़, स्टेट्स हैं जहाँ पर मॉडरेट अमाउंट में ये पाया जाता है पॉपुलेशन. ठीक है. यानी कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा भी नहीं पाए जाते और बहुत कम भी नहीं पाए जाते, बीच के ही पाए जाते हैं, मिडल यानी मीडियम अमाउंट में पाए जाते हैं.
इसीलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी मीडियम अमाउंट में यानी मॉडरेटली पाई जाती है। थर्ड इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत कम अमाउंट में पॉपुलेशन देखने को मिलती है ना, यानी कि यहाँ पर हमारे लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, और साथ ही साथ पर यहाँ पर रिसोर्सेज भी अच्छे अमाउंट में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मेनली जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो कैसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होगा, अनबियरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, है ना, तो वो एरियाज़ ज़्यादातर स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, कुछ एरियाज़ जैसे हम अगर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सहारा डेज़र्ट का या ऑस्ट्रेलियन डेज़र्ट का, कलाहारी डेज़र्ट का, या फिर हम अरेबियन डेज़र्ट की बात कर लेते हैं ना, तो ये ऐसे डेज़र्टिक एरियाज़ होते हैं जो हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत लार्ज एरियाज़ में फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम हॉट होता है, यहाँ पर बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, यहाँ दूसरे तरह के रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वाटर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी नहीं है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन तो ख़राब है ही। तो इस वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन का अमाउंट है वो कम देखने को मिलता है। और ठीक वैसे ही एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज़ की तरफ अगर हम देखते हैं तो टुंड्रा रीजन्स इन द नॉर्थ और पोलर लैंड जो कि अंटार्कटिका हमारे साउथ में है ना, तो ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत बर्फ़बारी होती है, यहाँ पर जो रिवर्स होंगे वो बिल्कुल जमा हुआ फ्रिजिड होता है। ठीक है, तो सारा है चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देता है, तो ये एक्सट्रीम कोल्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंडक होने की वजह से भी अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, सॉइल अच्छी नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से वाटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारा वाटर तो बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, जम चुका होता है ना, और बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से भी ये ह्यूमंस के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो ये एरियाज़ जहाँ पर बहुत ठंडी है और वो एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, दोनों ही एरियाज़ में पॉपुलेशन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है, और ऐसे लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ को स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ कहा जाता है। Midward mountain chains of Europe and Asia and the high mountains of America are also sparsely populated areas. Clear? Next topic is population growth. What is population growth? The growth of population is simply defined as the change in population in a particular area between two different points of time. पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर, या हम उसे 1 ईयर ले लें, 1 मंथ ले लें, या कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, और उस टाइम के अंदर किसी भी उस पर्टिकुलर एरिया के में जो भी अमाउंट ऑफ पीपल में, अमाउंट ऑफ पर्सन में, नंबर ऑफ पर्सन्स में चेंजेस आते हैं उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि वो पॉपुलेशन कम हो जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया एक पूरे पर्टिकुलर टाइम में कम हो जाता है, कई बार होता है कि वो ज़्यादा भी हो जाता है। दोनों तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। तो पॉपुलेशन में जो भी ग्रोथ हो रहा है ना, अब वो किन किन रीज़न्स की वजह से है, वो कई बार होता है नए जन्मे लोगों की वजह से होता है, जो भी न्यू बॉर्न हो रहा है उनकी वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है। इनके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो माइग्रेट करके आ रहे हैं ना, जो दूसरे एरियाज़ के लोग हैं जो ट्रांसफ़र्ड होके यहाँ पर आ रहे हैं, सेटल्ड हो जा रहे हैं इस एरिया में, जिस एरिया का हम पॉपुलेशन देख रहे हों, है ना। तो ये दोनों ही रीज़न्स की वजह से वहाँ का पॉपुलेशन चेंज हुआ है ना, बढ़ गया है ना, तो इसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। जो भी बढ़ने वाली संख्या है, जो भी बढ़ने वाला प्रोसेस है, उसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब हमेशा क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि पॉपुलेशन एक तरफ नए जन्म हो रहे हैं, न्यू बॉर्न हो रहा है, तो ये भी तो होता है कि एक साइड पे बहुत से लोग होते हैं जिनकी डेथ भी हो रही है, बहुत से लोग मर भी रहे होते हैं, है ना। तो वो जो कैलकुलेशन होता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो कैलकुलेशन होता है उसी को हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब बर्थ रेट पहले क्या होता है समझ लेते हैं। बर्थ रेट विच इज़ द नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। एक साल के अंदर 1000 लोगों के बीच में
जो भी नए जन्मे बच्चे होंगे, है ना, तो उनका जो रेट निकालेंगे हम, एक एवरेज निकालेंगे 1000 पर्सन्स के साथ उन न्यू बॉर्न्स का, है ना। तो वो जो एवरेज निकलेगा वही एवरेज हमारा बर्थ रेट कहलाता है, ठीक है, नए जन्मे लोगों के को काउंट करके। सेम वैसे ही डेथ रेट होता है। डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। 1000 लोगों के बीच में, किसी भी एरिया में रहने वाले 1000 लोगों के बीच में एक ईयर के अंदर जितने लोगों की डेथ होती है, उसी को कैलकुलेट करके हम डेथ रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे बर्थ रेट काउंट हुआ वैसे ही डेथ रेट भी काउंट हो जाता है उन 1000 पर्सन्स के साथ, ठीक है। डेथ रेट हमें शो करता है या बर्थ रेट हमें शो करता है स्पीड ऑफ बर्थ और डेथ, ठीक। अब नेचुरल ग्रोथ क्या होता है? नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर हमें नेचुरल ग्रोथ पता करना है किसी भी एरिया में, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि वहाँ पर 1000 लोगों के बीच में कितने लोगों की डेथ हुई, और फिर 1000 लोगों के बीच में न्यू बॉर्न कितने हुए, कितने लोगों का जन्म हुआ, है ना। और उन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनको हम, है ना, माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें जो अमाउंट मिलता है लोगों का, वो हमारा नेचुरल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो क्लियर है ना, बर्थ के थ्रू पॉपुलेशन बढ़ गई, डेथ के थ्रू पॉपुलेशन घट गई। अब दोनों का अमाउंट एक बराबर तो होगा नहीं, जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही तो मर नहीं रहे हैं। तो अब हमें पता करना होगा कि मरने वालों की संख्या और जन्म लेने वाले संख्या के बीच का डिफरेंस क्या है ना। तो वो माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसी नंबर को, इसी रेट को हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं, ठीक है। इस और यही नेचुरल ग्रोथ रेट इंडिकेशन होता है किसी भी जगह पर पॉपुलेशन के चेंज का, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी सोन आइदर इन एब्सोल्यूट नंबर्स और इन परसेंट। कई बार नेचुरल ग्रोथ को हम लोग नंबर्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि 1000 के बीच में जो भी डिफरेंस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आया, है ना, तो उसको हम ये भी दिखा सकते हैं कि 100 न्यू लोग हुए, यानी ग्रोथ रेट 100 है। नंबर्स में भी दिखा सकते हैं कि 100% है, सॉरी 100 पर्सन्स हैं, ठीक है। और इसी को हम परसेंट में भी दिखा सकते हैं, तो वो हमारे जो भी परसेंट बन रहा हो, हम उस परसेंट के थ्रू भी उस नेचुरल ग्रोथ को दिखा सकते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इस तरह से पॉपुलेशन का कैलकुलेशन हो जाता है। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन तो चेंज होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा कि पॉपुलेशन चेंज हो रही है, चाहे तो वो बढ़ भी रही हो तो भी पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, और चाहे वो घट रही होगी तो भी पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। अब कौन कौन से पैटर्न्स हैं पॉपुलेशन चेंजेस के, उनको हम समझ लेते हैं, ठीक। तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत स्लो था, बहुत धीमा पॉपुलेशन का ग्रोथ था, ठीक है। जो भी नए लोगों का जन्म हो रहा था और मरने वाले लोगों का अमाउंट था, उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम आता था। एक तरफ से अगर 10 न्यू बर्थ हो रहे थे, तो 8 लोग मर जा रहे थे ऑलमोस्ट, है ना, जिसमें से ग्रोथ केवल 2% 3% का ही आ रहा है 1000 लोगों के बीच में, ठीक। तो लेकिन अब क्या हो गया है कि अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो उस टाइम पर तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड था, सेटल्ड लाइफ की भी कमी थी, जिसके वजह से लोग क्या करते थे, नोमैडिक पैटर्न में लाइफ जीते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, है ना, फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, वो बस मूव करते रहते थे। तो सेटल्ड लाइफ उनकी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, नए नए इनोवेशंस आए, नई नई चीज़ें हम लोगों ने सीख ली, ह्यूमंस ने सीख ली, जिसके वजह से उन लोगों ने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना भी सीखा, और खुद से भी बहुत सारे रिसोर्सेज बनाना भी शुरू कर दिया, जिससे उनकी जो लाइफ की का स्टैंडर्ड था वो भी अच्छा हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ अच्छी हो गई, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई। साथ ही साथ पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा रैपिडली, तेज़ी के साथ, है ना। एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल लिव्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, बट बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी दिस फिगर रीच्ड अप टू 6 बिलियन। तो देखते देखते टाइम के साथ साथ, जैसे आज हम 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं जो किसी भी जगह के पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है।
बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूके, यूएसए, रसिया, कनाडा, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न्यूज़ीलैंड जैसे जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लो डेथ रेट है, ठीक है, एंड बर्थ रेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि पहले क्या था कि डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, लोग मर जाते थे ज़्यादा नए जन्मे लोगों के कंपैरिजन में, जिससे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पर इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हो गया है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि कंट्रीज़ ही डेवलप्ड हैं, यानी हर तरह के फील्ड में यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है, तो मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी हो चुकी है, जिससे अब जो लोग थे जो किसी बीमारी की वजह से अपने नेचुरल डेथ तक नहीं पहुँचते थे, बीमारी की वजह से मर जाते थे, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई है ना। अब तो एक ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, ऐसे मेडिसिन्स आ चुके हैं, ऐसे मशीन्स टूल्स आ चुके हैं, है ना, इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को की लाइफ को बचाया जा पाना पॉसिबल हो पाया है ना, जिसके वजह से अब क्या हो गया है कि डेथ रेट बहुत कम हो गई है, लेकिन हमारा जो बर्थ रेट है वो उसी स्पीड में, बल्कि अब उससे भी ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से देखते हैं हम कि बर्थ रेट तो बढ़ रहा है पर डेथ रेट घट गया है, नए जन्मे लोगों का जन्म बहुत ज़्यादा हो रहा है और न्यू डेथ्स नहीं हो रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाने की वजह से उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जिसके वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। तो ये मेन रीज़न है जिसके वजह से हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में अधिक अमाउंट में पॉपुलेशन दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ है ना जहाँ पर डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है, जैसे ब्राज़ील, मेक्सिको, इजिप्ट, इंडिया, बांग्लादेश, केन्या और यूथोपिया। इसके अलावा और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर सिंपल डेथ रेट्स आर लो एंड बर्थ रेट इज़ हाई, ठीक। तो पॉपुलेशन बढ़ने का एक मेन रीज़न ये हो गया कि डेथ रेट्स का कम हो जाना, ठीक, और बर्थ रेट का अधिक हो जाना। दूसरा एक रीज़न होता है माइग्रेशन। अगर किसी भी एक प्लेस पर मान लेते हैं कि 1000 लोग रहते हैं, तो अगर 1000 में से 1 माइनस हो जा रहा है तो भी पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, और अगर 1 प्लस हो जा रहा है तो भी पॉपुलेशन के अमाउंट में चेंज हो जाएगा, है ना। यानी बर्थ हो गया तो वो 101 हो गया, जिससे पॉपुलेशन में चेंज आया, और अगर डेथ हो गई तो वो 99 हो गया और फिर भी पॉपुलेशन में चेंज आ गया। एक और फैक्टर होता है जो कि बर्थ और डेथ के अलावा होता है, अदर फैक्टर, जिसके वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, उसे कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन एक तरह का मूवमेंट होता है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने को कहा जाता है, ठीक है। अब अगर कोई एक एरिया जहाँ पर 1000 लोग थे, पर यहाँ पर ना तो किसी का डेथ हुआ ना तो किसी का बर्थ हुआ, पर यहाँ पर कोई आउटसाइडर आकर यहाँ पर रहने लगा, सेटल्ड हो गया, तो अभी यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज हो गई ना, 1001 हो गई, ठीक। या फिर अगर 100 थी तो वो 101 हो गई। और दूसरा माइग्रेशन ये भी हो सकता है कि यहाँ का रहने वाला कोई पर्सन किसी दूसरी जगह चला गया, तो ये भी तो माइग्रेशन ही कहलाएगा ना, और अब हमारा अमाउंट फिर 1 माइनस हो गया, ठीक। तो माइग्रेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से किसी भी जगह की पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। अब ये माइग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच पीपल अराइव इन अ कंट्री। जब कोई एक आउटसाइडर हमारी उस कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर या उस एरिया के अंदर आता है, जिस एरिया के पॉपुलेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पूरी स्टडी कर रहे हों, ठीक है, जिसके पॉपुलेशन के चेंजेस को हम पता करना चाह रहे हों, ठीक है। तो इस तरह से कोई बाहर का पर्सन जब हमारे उस एरिया में आता है, ठीक, तो इस प्रोसेस को हम इमिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ऐसा पीपल जो कि हमारे एरिया में एंटर कर रहा है उसे इमिग्रेंट्स कहते हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है, पीपल हु लीव देयर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स,
ठीक। तो दो तरह से इमिग्रेशन होता है, एक तो बाहर का पर्सन हमारे यहाँ आ जाए, एक हमारा पर्सन बाहर चला जाए। तो जब बाहर का पर्सन हमारे यहाँ आ जा रहा है तो ये इमिग्रेशन कहला रहा है, और ऐसे लोग इमिग्रेंट्स कहलाते हैं, ठीक। जबकि अगर हमारा कोई पर्सन हमारे उस प्लेस को छोड़ के जा रहा है तो ऐसे पर्सन इमिग्रेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अ कंट्री लाइक सूडान हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू इमिग्रेशन, whereas countries like the United States and America and Australia experienced an increase in population due to immigration। तो ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर इमिग्रेशन की वजह से, है ना, यानी इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स दोनों की वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करने का काम जो होता है वो सेंसस के थ्रू होता है, ठीक है। इन इंडिया द सेंसस इज़ अंडरटेकन एवरी 10 ईयर। सेंसस क्या होता है, एक तरह से सर्वेज होते हैं जो घर घर जाकर किए जाते हैं, डोर टू डोर करा जाता है, या फिर किसी मतलब जाकर सभी के यहाँ पता किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने नए जन्मे हैं, कितने डेथ्स हुए हैं, और उनके कोई सब्ट्रैक्ट करके जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो देखा जाता है। साथ ही साथ ये भी पता किया जाता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट करके यहाँ पर आए या यहाँ से गए हैं, है ना। तो इस तरह से हमें एग्जैक्ट अमाउंट किसी भी प्लेस का पता चल जाता है सेंसस के थ्रू, यानी सर्वे के थ्रू। हमारे इंडिया में हर 10 ईयर्स पर, एवरी 10 ईयर्स में इस तरह की एक्टिविटी की जाती है जिसमें इंडिया में रहने वाले लोगों का अमाउंट, एक एग्जैक्ट अमाउंट पता करने की कोशिश की जाती है, और फिर हमारी गवर्नमेंट उसी अमाउंट में जब पता चल जाता है कि इस एरिया में इतने अमाउंट में लोग हैं तो उन अमाउंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाती है उस पर्टिकुलर एरिया और ग्रुप्स के लिए। क्लियर। तो इस तरह से सेंसस भी हेल्पफुल है, यानी वो सर्वेज भी हेल्पफुल है हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए भी। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से वो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पॉपुलेशन के, किस तरीके से डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी को हम देख पाते हैं, और उसके अलावा हमने डिफरेंट पैटर्न्स देखा है पॉपुलेशन चेंज होने का, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्लास जो होगा वो लास्ट क्लास होगा हमारे इस चैप्टर का, है ना, जहाँ पर हम पढ़ लेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, और दूसरे कुछ और जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम देख लेंगे। विद दैट टॉपिक वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर। ओके, so now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.